तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 5वां लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना स्प्रिंग फोर्स। और जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा अपना फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो फ्रिक्शन वाले लास्ट लेक्चर होंगे, उसके 2 या 3 लेक्चर बनेंगे फ्रिक्शन के। तो उसके बाद अपना ये एंड हो जाएगा चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या फिर सिंपली लॉज ऑफ मोशन। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जो एफ एस पी है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स, तो वो हो जाएगा अपना माइनस का के एक्स। एक्स है यहाँ पे इलोंगेशन, जैसे अपने पास स्प्रिंग रहेगी तो उसको कितना इलोंगेट किया है फिर कितना कंप्रेस करा। तो जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करेगा जिस डायरेक्शन में हमने इसको या तो स्प्रिंग को इलोंगेट करा या फिर कंप्रेस करा, तो उसके अपोजिट ये फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी कंसेप्ट से अपने लेक्चर में। तो अब है अपना स्प्रिंग फोर्स। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो यहाँ पे मानता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये कोई अपने पास स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के, ठीक है। और हम जो इसको है इलोंगेट कर रहे हैं या फिर इसको खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लेते हैं खींच रहे हैं हम इस ओर से, तो डेल्टा एक्स मान लेते हैं हमने खींचा इसको। तो जो फोर्स होएगी एफ एस पी, ये स्प्रिंग फोर्स होएगी, वो होएगी इसके अपोजिट माइनस का के डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या है, इलोंगेशन है इसमें जो अपनी स्प्रिंग है उसमें। और जैसे ये डेल्टा एक्स हमने खींचा तो जो ये स्प्रिंग है ये चाहेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा, मतलब ये इसको कंप्रेस करना चाहेगा फोर्स। तो फोर्स लग जाएगा कुछ इस प्रकार डायरेक्शन में एफ एस पी। और देखा गया है जो एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। जितना ज़्यादा खींचोगे उसको उतना ही ज़्यादा फोर्स रहेगा। और ये है अप टू ए सर्टेन लिमिट, जैसे जिसको ज़्यादा खींच देंगे हम तो जो स्प्रिंग है वो डीफॉर्म भी हो जाती है। जो इसकी इलास्टिक लिमिट रहती है उसके बाद अगर खींचेंगे हम उसको तो डीफॉर्म हो जाएगी, अपनी रिगेन नहीं कर पाएगी ओरिजिनल पोजीशन को, जो अपनी स्प्रिंग है ये वाली, ठीक है। तो अप टू सर्टेन लिमिट ये वाला फॉर्मूला अपना वैलिड है, ठीक है। जहाँ तक की जो स्प्रिंग है उसका देखा जाएगा कहाँ तक इसकी इलास्टिक लिमिट जा रही है। तो जब अपना इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा तो उसमें इनका सबका ग्राफ भी बनवाएंगे। तो अभी के लिए हमें तो ये फॉर्मूले से मतलब है बस, ठीक है। तो जो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो माइनस का के डेल्टा एक्स है। तो जो ये तो हो जाएगा अपना स्प्रिंग फोर्स, और जो ये के हो जाएगा ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। और जो डेल्टा एक्स हो जाएगा ये तो या तो इलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। तो जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है हर जो अपनी बनी रहेगी स्प्रिंग उस पर। जैसे कोई ज़्यादा स्टिफ होएगी तो उसका कांस्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा होएगा। ऐसे लूज होएगी कोई, ये जैसे स्प्रिंग लूज रही तो उसका जो कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट वो कम रहेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लें हम, तो जो अपनी ट्रेन है उसके वो जो देखेंगे टायर के पास लगी रहती है तो वो हार्ड स्टिफ स्प्रिंग बोलेंगे उनको हम। तो उसका जो कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट वो बहुत हाई होता है, ठीक है। और जो अगर इस स्प्रिंग का और देखना है जो लूज टाइप की हो, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कोई बनावटी गन होगी उसमें हो जाएगा, तो वो उसके एकदम लूज रहती है वो, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम रहता है। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो स्टिफ नहीं रहेगी, और स्टिफ नहीं रहेगी तो वो उसका एक थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो ये वाला फॉर्मूला अपना काम करना बंद कर देगा। तो जहाँ तक इलास्टिक लिमिट है वहाँ तक ही वैलिड है ये, ठीक है। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो वैलिड टिल इलास्टिक लिमिट। तो जब इसके क्वेश्चन आएंगे ना इस वाले के, तो उसमें हमें जो मान लेते हैं जो ब्लॉक लटका होगा स्प्रिंग पे, तो उसको हम ग्रेजुअली छोड़ना पड़ेगा। वो आगे इसके क्वेश्चन आएंगे ना तब उसको बताएंगे एक बार, ठीक है, ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए स्प्रिंग फोर्स का। एक तो इसको हम इलोंगेट कर सकते हैं, जैसे ये इलोंगेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा एक्स हमने खींचा है तो इलोंगेशन हो जाएगा।
ठीक है। और एक जो अगर मान लेते हैं इसको हम, ये अपनी स्प्रिंग है, तो इसको हम एक कंप्रेस कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स मान लेते हैं, हमने कंप्रेस करा इसको, तो जो एफ स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा बाहर की तरफ एफ एस पी। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग चाहेगी, जैसे इस पे जो दब रही है ये, तो ये चाहेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो लगेगा बाहर की तरफ। अगर मान लेते हैं हम इसको इस कोने से और इस कोने से दबाएं हाथों से अपने, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है। तो स्प्रिंग को हम एक प्रकार से यूज करते हैं स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर देखें यहाँ पे हम, तो इसके ये एंड को स्ट्रिंग मान लेते हैं हम, तो टेंशन यहाँ पे टी और यहाँ पे भी टी। ठीक है। अगर मान ले यहाँ पे हम दबा रहे हैं इसको, तो दबा रहे हैं, या फिर हम इसको खींच रहे हैं मान लेते हैं, तो खींचेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, वो लगेगा कुछ इस प्रकार से, और इधर से भी खींच रहे हैं तो इसके अपोजिट लगेगा इस प्रकार से। तो टेंशन भी ऐसा ही रहता है। तो हम स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग यूज करेंगे। और जब टी अपना आ जाएगा, टी को हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस का डेल्टा के एक्स। ठीक है। तो जो माइनस है ये शो कर रहा है अपना अपोजिट टू डेल्टा एक्स। ठीक है। इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, ये जो माइनस का निशान है ये शो करता है जो इलोंगेशन हुआ या फिर कंप्रेशन हुआ उसके अपोजिट लगेगा फोर्स। ठीक है। तो ये इतना कंसेप्ट था अपना स्प्रिंग फोर्स का, और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो इसके पहले एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स है क्या चीज। अगर हम एक स्प्रिंग माने, ये जैसे ये एक स्प्रिंग मानी मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है कोई, और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा खड़ा है। ठीक है। तो ये वाले बंदे ने स्प्रिंग को खींचा कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ, तो इस प्रकार से खींचा x1। ठीक है। और जो ये वाला बंदा है, ये वाला, ये इसने मान लेते हैं इधर खींचा इसको, तो ये हो जाएगा अपना x2। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगी, इससे जाएगी तो इधर और इससे जाएगी तो इधर, बट जो स्प्रिंग है वो सब में सेम होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही इसको हम अगर ट्रीट करें स्ट्रिंग की तरह, तो स्ट्रिंग में हर टेंशन, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहती है। जैसे यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो स्प्रिंग में भी ऐसा ही रहेगा। जो स्प्रिंग फोर्स है ये पूरी स्प्रिंग में कांस्टेंट रहेगी। तो ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का के डेल्टा x2 हो जाए, या फिर माइनस का के x2 हो जाए, और यहाँ पे देखें तो माइनस का के x1 हो जाए, वो गलत हो जाएगा अपना। तो इसमें पहले देखना पड़ेगा नेट इलोंगेशन कितना है। तो नेट इलोंगेशन कितना हो जाएगा, x1 और प्लस x2। ठीक है। तो एफ एस पी कितना हो जाएगा, माइनस का के और x1 और प्लस x2, नेट इलोंगेशन। ये है अपना नेट इलोंगेशन। ठीक है। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा नेट इलोंगेशन कितना है। ठीक है। और जो ये माइनस का दिखा रहा है, इसके जो अपोजिट है ये वाले नेट इलोंगेशन के अपोजिट साइन है। ठीक है। और के हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जितनी ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग उतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो होप इतना समझ में आ गया होगा सबको, इजी था। तो अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर, जो स्प्रिंग फोर्स है उसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ देते हैं अब। तो इजी कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और बिल्कुल फ्री के नंबर दिए रहेंगे वो। ठीक है। तो बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर हम। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे ये स्प्रिंग से एक मास लटका है m। ठीक है। तो फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है हमें k। अगर इसको हमें सोल्व करना है तो स्प्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग मान लेते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो ये मान लेते हैं हम एक स्ट्रिंग है अपनी। ठीक है भाई। और स्ट्रिंग से लटका है मास m। तो जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम, जैसे एक तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा। ठीक है। तो mg और एक ऊपर लगेगा टेंशन t। तो ये कब लगता है, जब ये मास अपना इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है। तो व्हेन m इज इन इक्विलिब्रियम, m इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो t बराबर हो जाएगा mg के, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ये नीचे जा रहा है, तो t बराबर हो जाएगा mg को। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है। तो जो स्प्रिंग है ये, तो जैसे मास m लटकाया हमने, तो ये कुछ मास की वजह से ये स्प्रिंग खिंच जाएगी नीचे। तो इसको खिंचा हुआ वो बना रहा हूँ मैं। जैसे ये है अपनी स्प्रिंग, तो
स्प्रिंग मान लेते हैं कुछ खींच जाती है नीचे और ये मास हो जाता है m। तो अब ये इसकी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लेते हैं जो ये पहले थी ये यहाँ पे थी स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ यहाँ से मान लेते हैं हम x। अगर ये वाली लेंथ इसकी x है तो ये भी यहाँ से x हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो x तो ये होगी और ये जो ये बड़ी है ये इतनी, ये डेल्टा x मान लेते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगी अपनी डेल्टा x। तो इसमें एलोंगेशन अपना डेल्टा x, तो हमें डेल्टा x निकालना है कितना होएगा। तो अब इसकी जो ये इसकी एफ बी डी बनाए अगर हम m, तो m का हो जाएगा नीचे की फोर्स mg और ऊपर हो जाएगा अपना स्प्रिंग फोर्स FSP। तो जो FSP अब ये इक्विलिब्रियम में है तो FSP बराबर करेगा mg को, यानी FSP बराबर हो जाएगा mg के। FSP क्या था, k डेल्टा x था और बराबर हो जाएगा mg, और डेल्टा x कितना हो जाएगा mg बाई k, ठीक है। तो मैं जो ये वाला है इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा mg और अपॉन k। तो हमें डेल्टा x ही ज्ञात करना था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस जो ये क्वेश्चन है इसमें कंडीशन लगी है, तो जो मास m है उसको हम ग्रेजुअली नीचे लेके आएंगे, ठीक है, ना कि झटके से। अगर झटके से करेंगे तो इसकी जो ये इलास्टिक लिमिट होती है तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और ये अपने आप को रीगेन नहीं कर पाएगा। फिर एक प्रकार से ये जो स्प्रिंग है ये डीफॉर्म हो जाएगी। तो F इजिक्वल टू माइनस का kx नहीं रहेगा इसका फॉर्मूला। फिर अगर डीफॉर्म कर दिए कितना भी खींचे जाओ उसको रीगेन थोड़ी करेगा, उतनी फोर्स बढ़ेगी नहीं। तो अगर इसका एकदम झटके से छोड़ देंगे तो F स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का k डेल्टा x। अगर ये एक बार डीफॉर्म होगी स्प्रिंग तो जो डेल्टा x है कितना भी बढ़ाओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा FSP के, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ग्रेजुअली छोड़ना है। अगर ग्रेजुअली आके जहाँ पे रुकता है वो उसकी पोजीशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम की, समझे। तो ये अपनी पोजीशन इक्विलिब्रियम की है। तो F इजिक्वल टू mg हो जाएगा, क्योंकि mg नीचे डाउनवर्ड है, ये एक प्रकार से आके यहाँ पे रुक गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो स्प्रिंग फोर्स है वो बैलेंस करेगी किसको, mg को, और तो कोई इस पे फोर्स लग नहीं रही है। तो mg बराबर हो जाएगा FSP। FSP क्या होता है, k डेल्टा x, और mg बराबर हो जाएगा तो डेल्टा x ही हमें mg और डिवाइड बाई k हो जाएगा, क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो k ही दिया है हमें। अगर 100 दिया होता तो इसको 100 रखते, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका डेल्टा x हो जाएगा mg बाई k। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो ये अपनी स्प्रिंग है जिससे मास m लटका हुआ है, और ये है अपनी स्ट्रिंग जिससे मास 2m लटका हुआ है। तो जो अगर इसके क्वेश्चन सोल्व करने हमें तो स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग मान के भी इसको कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सोल्यूशन। तो ये स्ट्रिंग को स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये अपनी है पुल्ली, और पुल्ली है मासलेस। अगर मासलेस नहीं होगी तो इसमें रोटेशनल मोशन आ जाएगी, ठीक है, जिससे ये अपने अफेक्ट करेगा किसमें, जो m मास है उसके ऑसिलेशन में अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा मास m है, और ये है अपनी स्ट्रिंग दूसरी है जिसपे 2m मास लटका हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे ये 2m है तो ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a से, तो मैं यहाँ इस पे बनाऊंगा एक्सेलरेशन a, और इस पे एक फोर्स लगेगी mg। तो यहाँ पे इसकी FBD बना रहा हूँ तो mg, क्योंकि मास 2m है तो यहाँ पे 2mg लगेगा, ठीक है, और एक टेंशन लगेगी ऊपर T। और स्ट्रिंग सेम है, ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन यहाँ पे भी T लगेगी ऊपर, ठीक है। तो ये T ऊपर और एक mg नीचे रहेगा इसका, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करेगी। और जैसे ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि कंस्टेंट मोशन है। तो कंस्टेंट मोशन का लेक्चर देखना है तो इससे पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझाया उसमें। तो एक्सेलरेशन इसके दोनों के बराबर होंगे। तो जो पहले जो 2m मास है उसके लिए हम अगर बनाएं इसकी इक्वेशन, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा ma के बराबर। तो अगर नेट फोर्स देखें तो डाउनवर्ड जा रहा है तो 2mg पॉजिटिव होगी और t हो जाएगी नेगेटिव। तो 2mg और माइनस का t इक्वल टू हो जाएगा ma। तो m कितना है, 2m है अपना यहाँ पे, और a है a। तो यहाँ पे एक इक्वेशन नाम दे देता हूँ इसको, तो इक्वेशन नंबर 1।
ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 हम निकालेंगे फर्स्ट केजी के मास से, जब एम मास से। तो एक तो टेंशन ऊपर जा रही है, अगर एस्केलेशन ए से ऊपर जाए तो टेंशन पॉजिटिव रहेगी और एम जी रहेगी नेगेटिव। ठीक है, तो टी माइनस एम जी बराबर हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 दिया तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टी से टी मर जाएगा और 2mg माइनस एम जी यानी एम जी बचेगा और ये हो जाएगा 3ma। तो mg ये अब मैं लिख देता हूं एडिंग 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का टी, ये प्लस का टी, ये कट जाएगा, 2mg माइनस एम जी यानी mg बचेगा 1। तो mg और बराबर हो जाएगा, जोड़ना है तो 2ma और प्लस ma यानी 3ma। तो 3ma, तो a से m से m मर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एस्केलेशन आया अपना है g/3। ठीक है, अगर एस्केलेशन आ गया अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे एस्केलेशन की वैल्यू रखेंगे g/3 और हमें मिल जाएगी टेंशन, या फिर टेंशन यहाँ पे रखेंगे हम इसमें, तो ये mg हो जाएगा उधर प्लस का और mg/3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये a की वैल्यू g/3 रखी। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो t बराबर हो जाएगा a की जगह g/3 और प्लस mg। ठीक है, तो ये हो जाएगा t बराबर हो जाएगा अपना 4mg और बाई 3। अब जैसे देखो ये वाली t है जो टेंशन है, ये अपना स्प्रिंग फोर्स का काम करेगी, क्योंकि जो स्प्रिंग की जगह हमने मानी है स्ट्रिंग, तो जितना टेंशन ऊपर उतना स्प्रिंग फोर्स रहेगा ये। तो t की जगह हम स्प्रिंग फोर्स रखेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है k डेल्टा x और बराबर हो जाएगी अपनी 4mg और बाई 3। ठीक है, तो हमें इलोंगेशन बताना था कितना होगा, तो इलोंगेशन है यहाँ पे डेल्टा x, तो डेल्टा x को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे और k को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको k को मिटा के डायरेक्ट डिवाइड में कर देता हूँ मैं ये, तो ये अपना नेट इलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मास m लटका है और मास m से स्ट्रिंग के थ्रू लटका है 2m मास, और ये हमने हाथ पे रोक रखा है इसको। ठीक है, तो अभी तो हमें बताना है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्ट्रिंग इज कट अवे। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये काट दी हमने, जब ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा तब। तो फाइंड एस्केलेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स, तो ये 2m का और m का, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो जैसे हमने स्ट्रिंग काटी तो हमें दोनों का एस्केलेशन बताना क्या होएगा। ठीक है, तो जस्ट कटिंग द स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी कंडीशन। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे अगर हम इसको हाथ को हम ग्रेजुअली डाउन करेंगे, अगर एक साथ कर दिया हमने झटके से हटा दिया तो ये जो स्प्रिंग है डीफॉर्म हो जाएगी, तो जो F = kx है वो नहीं रहेगा फिर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला नहीं रहेगा तो स्प्रिंग का फॉर्मूला ही नहीं रहेगा, तो ये फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो हमें एक कंडीशन दी रहती है, इसमें हमें ग्रेजुअली डाउन करना रहता है, और एक जब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी तब हम अपने हाथ को हटा लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी, ये लेंथ इसकी x मान लेते हैं किसकी, स्प्रिंग की, और स्प्रिंग में डेल्टा x खिंचा हुआ जाता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे ये अपने पास स्प्रिंग, ठीक है, और ये मास m हो गया और ये मास हो जाएगा 2m, m और 2m। अगर जो ये वाली जो ओरिजिनल है ये मान लेते हैं इतनी ओरिजिनल है। ठीक है, दिखाने में कितनी भी दिखे, ये x मान लेते हैं ओरिजिनल, और ये हो जाएगी फिर अपनी डेल्टा x या इलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग में। ठीक है, तो इनकी FBD बनाते हैं एक बार। जो 2m मास है उसके एक तो नीचे की फोर्स लगेगा डाउनवर्ड mg वाला, तो 2mg हो जाएगा नीचे, और एक लगेगा टेंशन T ऊपर अवे फ्रॉम पॉइंट। और जो अगर इसकी बनाएंगे हम 1 kg मास की या फिर m मास की, तो टेंशन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन हो जाएगा नीचे, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन रहेगी अपनी सेम। ठीक, और जो ये ऊपर रहेगा अपना, क्योंकि इलोंगेशन हुआ है तो ऊपर रहेगा अपना FSP। ठीक है, तो जो FSP स्प्रिंग फोर्स आएगा, हम जो अपनी स्प्रिंग है उसको रीगेन कर ले ओरिजिनल पोजीशन में। ओरिजिनल पोजीशन में क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे
एनर्जी लोवेस्ट रहती है, ठीक है, और लोवेस्ट एनर्जी रहेगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है, और जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा भाई, ठीक है। तो हर चीज़ यूनिवर्स में हर चीज़ चाहती है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहे या फिर लोवेस्ट फॉर्म में रहे, ठीक। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगी ताकि इसकी स्टेबिलिटी मिले इसको, ठीक है। तो अब जो एफ एस पी कितना हो जाएगा वो देखते हैं, वो 2 mg, और ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, इसकी एफ बी डी बनाए हमारे 2 m मास की, तो एक तो फोर्स हो जाएगी 2 mg नीचे, और एक हो जाएगी अपनी टेंशन टी ऊपर, ये 2 m वाला मास है, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो 2 mg बराबर हो जाएगा टी के, तो टी बराबर हो जाएगा 2 mg, तो ये इक्वेशन एक हो जाएगी अपनी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, हम m मास से देख लेते हैं एक बार। तो जो ये मास m है इसकी एफ बी डी बनाते हैं यहाँ पे एक बार। तो मास m एक तो रहेगा यहाँ पे mg इसका ग्रेविटी वाला, और एक रहेगा जो ये टेंशन है इसकी, जैसे ये वाली टेंशन t है, एक ये t रहेगी नीचे की ओर ही, तो ये हो जाएगी एक t, और एक ऊपर रहेगा अपना एफ एस पी, स्प्रिंग फोर्स ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा एफ एस पी। तो ये टेंशन है, तो टेंशन किसके बराबर आई है अपनी, टेंशन आई है 2 mg के बराबर, ये टेंशन है, तो यहाँ पे 2 mg और एक ये mg हो जाएगा, तो 3 mg बराबर हो जाएगा एफ एस पी के, तो एफ एस पी बराबर हो जाएगा 3 mg, और एफ एस पी क्या है अपना k डेल्टा x है, तो यहाँ पे k डेल्टा x बराबर हो जाएगा 3 mg, ठीक है। बट हमें बताना क्या है, हमें बताना है एस्केलेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग कटिंग है हम, तो इसके एस्केलेशन क्या होंगे वो बताने हैं हमें। तो यहाँ पे मैं एक कट लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने कैंची से मान लेते हैं इसको हमने काट दिया है, ठीक है, कैंची से हमने स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को। तो जब ये स्ट्रिंग कटेगी तो टेंशन हो जाएगी 0, क्योंकि अब टेंशन की सपोर्ट रहेगी नहीं, तो स्ट्रिंग कटते ही टेंशन हो जाएगी अपनी 0, ठीक है। तो जो 2 kg का मास बनेगा, जैसे ये 2 kg है, ये 2 m मास है, तो एक तो इसका डाउनवर्ड रहेगा 2 mg, ma वाला, सो mg वाला जो ग्रेविटी लगाएगी, और टेंशन हो जाएगी अपनी 0, तो एफ नेट कितना रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा 2 mg वाला, तो एफ नेट अगर देखें हम, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा अपना ma, एफ नेट इक्वल टू हो गया ma, तो एफ नेट कितना है अपना 2 mg, और बराबर हो जाएगा m, तो 2m है यहाँ पे, m जो मास है अपना 2m का है, 2m के लिए देख रहे हैं ना, ये 2m के लिए, तो 2m और इनटू एस्केलेशन हो जाएगा अपना a, तो 2m से 2m कट जाएगा और बचेगा क्या, a बराबर हो जाएगा g के, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग से कटेगा तो फ्री फॉल मोशन करेगा ये, जैसे एस्केलेशन ग्रेविटी के बराबर हो गया ना, तो जो ग्रेविटी के बराबर हो जाए वो कंडीशन क्या मानी जाती है, फ्री फॉल की मानी जाती है। तो जैसे ये कटेगा, क्योंकि ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो फ्री फॉल मोशन में करेगा अपना 2 mg का, सॉरी 2 m जो मास है वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है। तो 2 m मास के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्री फॉल करेगा, इट विल कंटिन्यू विद फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल से गिरता रहेगा अपना जब तक कि जमीन पर ना आ जाए। अगर मास m है, इसके लिए हम देखें अगर एफ बी डी बनाएं, तो जैसे टेंशन टी तो होगी 0, बट जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से ही इलोंगेट हो रखी है, जैसे डेल्टा एक्स इलोंगेशन हुआ तो इसमें स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक वर्टिकल इसका डाउनवर्ड रहेगा, टेंशन ही 0 हुआ, जैसे ये अगर हम m का मान बनाया था हमने, m मास की एफ बी डी बनाई थी ये, अगर टेंशन कटा है तो टेंशन हो जाएगा 0, तो मैं यहाँ पे अगर टेंशन बराबर 0 लिख दूं, तो अब भी अपने पास दो फोर्स हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर और एक है अपना mg नीचे, ठीक है। तो जो स्प्रिंग फोर्स बड़ी रहेगी, क्योंकि ये पहले इलोंगेट हो रखी है, तो जो स्प्रिंग फोर्स है अपोजिट में लगेगा तो ऊपर ले जाएगा मास m को, ठीक है। कटने के जस्ट बाद बता रहा हूँ, जैसे कटा तो टेंशन होगी 0, और जो स्प्रिंग है वो मास m को ले जाएगी ऊपर, ठीक है। तो एस पी बराबर हो जाएगा mg के, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एफ एस पी बराबर हो जाएगा mg के। करेक्शन है यहाँ पे, जो एफ एस पी है वो mg के बराबर नहीं हो, क्योंकि ये ऊपर ले जाएगा ना इसको, तो एस्केलेशन ऊपर की तरफ रहेगा, जो ये मास m है ये, तो इसका एस्केलेशन ऊपर रहेगा और नेट फोर्स निकालना पड़ेगा हमें, तो ये एफ
एफ एस पी माइनस एम जी रहेगा, क्योंकि एफ एस पी बड़ा है और माइनस एम जी हो जाएगा इक्वल टू एम ए। तो एस्केलेशन यहाँ से आ जाएगा अपने पास। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ये कटेगा टेंशन हो जाएगी जीरो। तो जो स्प्रिंग फोर्स है, जैसे इलोंगेट हो रखी है ये पहले डेल्टा एक्स इलोंगेट हुई है, तो स्प्रिंग फोर्स आएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना, रीगेन करना ओरिजिनल पोजीशन को। तो ये ऊपर की तरफ खींचेगी इसके, तो जो मास एम है उसका एस्केलेशन होगा ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका एस्केलेशन रहेगा ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो नेट फोर्स कितनी है, एफ एस पी और माइनस एम जी, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और एफ एस पी ऊपर, तो एफ एस पी उसको खींच रहा है ऊपर की ओर। तो एफ एस पी माइनस एम जी बराबर हो जाएगा एम ए। तो एम तो मास एम ही है और एस्केलेशन मानना उसका ए। तो एफ एस पी कितना अपना, एफ एस पी आया हुआ 3 एम जी, और 3 एम जी माइनस एम जी यानी 2 एम जी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा अपना 2 एम जी और बराबर हो जाएगा एम ए। तो एम से एम मर जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा अपना 2g। ठीक है, तो 2g से ऊपर बढ़ेगा जो मास m है वो वाला, और यही हमारे इसके आंसर हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर ना है ना तो है तो इजी चैप्टर है, ये इजी कंसेप्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, जैसे अपने पास एक स्प्रिंग है, तो इसके अगर हम दो हिस्से करेंगे, मान लेते हैं इसकी लेंथ l है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर इसके दो हिस्से करते हैं हम, मान लेते हैं आप बीचों बीच काटते हैं, तो ये l/2 और ये भी l/2। तो न्यू कांस्टेंट क्या होगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया है लेंथ के। ठीक है, तो जैसे लेंथ आधी करी तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये इसकी ये इसका देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा इसका 2k, इसकी लेंथ है l/2 और ये हो जाएगा 2k, और उसकी भी ऐसे ही रहेगी, ये लेंथ l/2 और ये हो जाएगा 2k। ठीक है, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे ये l/3 l/3 और l/3, तो 3k 3k 3k, तीन हिस्सों में इसका 3k हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसको हम n हिस्सों में डिवाइड करें, तो ये अपनी स्प्रिंग है, इसको हम n हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा l/n, और ये भी हो जाएगा, जैसे इसको n हिस्सों में कर रहे हैं तो l/n, और ये भी देख लेते हैं इसको, तो l/n, n हिस्सों में डिवाइड करा है इसको, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट पड़ेगा वो nk और nk में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है लेंथ के, ये दिया है, जैसे इसको कट करेंगे तो इसके नंबर ऑफ कॉइल्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉइल्स कम हो जाएंगे कि जो कि रिजल्ट करेगा हमें इसकी स्टिफनेस को बढ़ाएगा ये, और स्टिफनेस को बढ़ाएगा तो इसको खींचने में उतनी प्रॉब्लम होएगी। तो प्रॉब्लम होएगी तो उसका कांस्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन से पहले एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम l/2 में ना मान के स्प्रिंग को किसी और रेशियो में तोड़ें। ठीक है, जैसे ये अपने पास स्प्रिंग है और इसको हमने तोड़ा बीच से 1:2 में। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होएगा दोनों स्प्रिंग्स का। तो जैसे ये अपनी हो जाएगी पहले वाली और ये हो जाएगी अपनी दूसरे वाली। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी 1 और 2 3 हो जाएगी, 3 में से 1 मिल रहा है अपने को ये वाली स्प्रिंग पे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी इसकी l/3 हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल है 3, 1 और 2 3 में से 1 मिल रहा है, तो 1/3 और इंटू l हो जाएगा। ऐसे ये 2 मिल रहा है तो 2/3 इंटू l हो जाएगा, तो 2/3 और इंटू l हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं k1 मान लूँ, पहले वाले को k1 मानने, तो k1 कितना हो जाएगा 3k, तो k1 बराबर हो जाएगा 3k, और अगर इसको मैं 2 मान लूँ या k2 मान लूँ तो वो हो जाएगा 3/2k। ठीक है, तो ये अपने इसके आंसर होंगे जब अगर हम इसको किसी रेशियो में तोड़ेंगे, जैसे 2 और 4 में तोड़ दिया या 2 या 3 में तोड़ दिया तो 5 होएगा टोटल, तो 2 मिलेगा इसको तो 2/5l और 3 मिलेगी इसको तो 3/5l, तो ये लेंथ में आ जाएगा, और लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, तो 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। ये 2/5 था, ये 3/5 था, तो ये 5/3 और ये 5/2। ठीक है, अब देखते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए हम।
तो बात करें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो जैसे ये एक स्प्रिंग है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है और दूसरी का है K2 और ये मास M लटका हुआ है यहाँ पे, तो मास एक mg फोर्स लगाएगा यहाँ, जैसे डाउनवर्ड रहेगी mg, ठीक है mg। तो जो ये ब्लॉक है पूरा पैरेलल रहेगा दोनों के, जितना ये भार खींच सकता है दोनों का तो वो खींच सकता है। अगर इसकी इक्विवेलेंट बना लूँ मैं अगर, तो इन दोनों को हटा के एक लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा अपना K इक्विवेलेंट, और इसका मान लेते हैं K इक्विवेलेंट और इसका फोर्स मान लेते हैं F, ठीक है। तो इसमें जो कि इलोंगेशन तो दोनों में सेम रहेगा, तो जितनी ये वाली स्प्रिंग नीचे जाएगी इतनी ये नीचे जाएगी, जो मास M खींचेगा उसको, ठीक है। तो जैसे फोर्स दोनों में अलग अलग रहेगी क्योंकि K सबका अलग है, यानी दोनों का अलग है, तो यहाँ पे F1 मान लेता हूँ मैं और यहाँ पे मान लेता हूँ F2, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स अलग अलग है, ठीक है। तो F2 या F1 कितना हो जाएगा, F1 अपना हो जाएगा K1 और X, क्योंकि जो इलोंगेशन है वो दोनों में सेम रही है, और हमने मान लिया जो इलोंगेशन हुआ है इसमें वो K का हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इसको अच्छे से और बना लेता हूँ, थोड़ा इलोंगेशन दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और ये मास M यहाँ पे लटक जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इतनी डेल्टा या फिर X खची है ये, तो इसमें कंप्रेशन इलोंगेशन आया है, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा K1X, और जो F2 हो जाएगा अपना F2 वो बराबर हो जाएगा K2X, क्योंकि जो इलोंगेशन है वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो जो ये F है और जो इक्विवेलेंट मानना हमने इसमें, तो इसका F क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट और इंटू X, ये है जब ये दोनों खिंच लिए हैं यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है तब है ये, ठीक है। K इक्विवेलेंट X, तो F1 क्या जो F है वो दोनों के बराबर होगा F1 और F2 के, तो F बराबर है F1 और प्लस F2 के, तो F क्या है K इक्विवेलेंट और इंटू X बराबर F1 क्या है K1 इंटू X और प्लस K2 इंटू X, तो X सब में मर जाएगा, ठीक है। जैसे X और X मर गया तो K इक्विवेलेंट आया अपना, K इक्विवेलेंट वो आया है K1 प्लस K2, ठीक है। जैसे ये अगर रेजिस्टेंस का देखें हम, तो रेजिस्टेंस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये वाला सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, और ये आया है जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट आया ये पैरेलल आया है, ठीक है। तो अगर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये याद रखेंगे हम, और जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 1/K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/K और अपॉन 1 प्लस 1/K2, ठीक है। तो उसको और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जो अपनी स्प्रिंग दी है उनका, जैसे ये K1 है और ये K2 है, ठीक है, और ये मास M लटका, तो एक मास ये फोर्स लगाएगा mg, जिससे ये जाएगा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं एक अलग से बना लेता हूँ, और ये जो इक्विलिब्रियम की स्प्रिंग है ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये स्प्रिंग है ये कुछ इलोंगेट हो जाएगी और ये मास लग जाएगा अपना M, ठीक है। तो कितनी इलोंगेट हुई है ये, इतनी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मानूँ ये इलोंगेट हुई है इतनी डेल्टा X, तो जो K1 है इसमें मान लेते हैं जो खिंचाव है वो X1 का है, ठीक है, और जो K2 है इसमें मान लेते हैं खिंचाव है X2 का है, ठीक। और जो ये वाला जो टोटल इलोंगेशन होगा ये इन दोनों का सम होएगा, तो इसमें मान लेते हैं टोटल इलोंगेशन कितना हुआ है X मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो X क्या हो जाएगा अपना, X बराबर हो जाएगा X1 और प्लस X2 के, क्यों, क्योंकि अब की बार जो अपने स्प्रिंग है वो अलग अलग है, जिसका K1 अलग है, मान लो कुछ फोर्स लगा रहा है तो ये X1 खींचेगा, ये कुछ और फोर्स लगा रहा है जैसे mg लग रहा है तो ये कुछ X2 खींचेगा, ठीक है। दोनों सेम नहीं खींचेंगे अब की बार, क्योंकि जो M है दोनों पे एक्ट कर रहा है, ठीक। और जो फोर्स इसका सेम रहेगा, जैसे ही हम इस मास M को हटाएंगे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पल भर में ही। अगर ये मास को हमने रिमूव करा तो पल भर में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो इसका फोर्स सेम होएगा इस केस में, ठीक है। तो फोर्स को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे F और यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F, क्योंकि फोर्स रहेगा इसका सेम तीनों का, ये तो हमने इक्विवेलेंट माना था, इसका तो फोर्स F मान लिया, तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। जैसे ही मास M को रिमूव करेंगे तो झट से ये जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ठीक है।
चाहे एक्स कितना भी खिंचा हो, चाहे x2 जो स्प्रिंग 1 है कितनी भी खिंची हो, स्प्रिंग 2 कितनी भी खिंची हो, ठीक है। तो इसमें जो अपना x हो जाएगा x1 प्लस x2, या नेट एलोंगेशन हो जाएगा x1 और प्लस x2। x1 कितना खिंचा और x2 कितना खिंचा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा नेट एलोंगेशन, पहली स्प्रिंग कितनी खिंची और दूसरी स्प्रिंग कितनी खिंची। तो x अगर देखें हम तो f बाई के इक्वलेंट, और ये बराबर हो जाएगा f बाई x ये k1 और प्लस f बाई k2। तो f से f ये मर जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या अपना 1 बाई के इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 1 बाई k1 और प्लस 1 बाई k2, ठीक है। ये अपना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये अपना आंसर ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ने हो गए जो स्प्रिंग, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे उसका अगर के इक्वलेंट निकालना पड़ा तो, ठीक है। जब SHM आएगा तो इनकी बहुत चर्चा होने वाली है भाई। तो ये तो ऊपर ऊपर से है जो हम पढ़ रहे हैं अपना स्प्रिंग वाला, तो इसकी जो चर्चा होगी, डिस्कशन इसका होगा जब जो चैप्टर आएगा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसके, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके अभी, तो बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, जो ये स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग से मास m कनेक्टेड है, A बोला है मास को, और मास से स्ट्रिंग से 2m कनेक्टेड है जिसको B बोला है, और फिर स्प्रिंग कनेक्टेड है और मास कनेक्टेड है, C बोला है मास को, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम फाइंड एक्सक्लेशन ऑफ A, B एंड C व्हेन स्प्रिंग x इज कट। तो ये वाली x मानी है और ये वाली मानी है हमने y, तो एक बार x को काट देंगे इक्विलिब्रियम में जाके, तो A, B और C का एक्सक्लेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं पहले इसको, तो मान लेते हैं इसको, ये पहले वाली स्प्रिंग कुछ बढ़ेगी, इलांगेट होगी ना इक्विलिब्रियम में जाके, तो ये m मास, और ये स्ट्रिंग से बंधा है 2m मास, और फिर एक स्प्रिंग है और उससे बंधा है m मास, ठीक है। तो ये अपने सारी चीज़ें दे रखी हैं हमें, और ये काटी है हमने, ठीक है, कैंची से ये वाली जो स्प्रिंग है, अब की बार स्प्रिंग काटी है, तो हमें बताना है ए, बी और सी का एक्सक्लेशन क्या होएगा। तो ये ए, बी और सी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए, बी एंड सी। तो इक्विलिब्रियम में जैसे ये वाली स्प्रिंग कटेगी, तो जो ए और बी हैं ये दोनों मोशन करेंगे कांस्टेंट मोशन, क्योंकि इससे बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग से बंधा है तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे नीचे। तो जो ये सी वाला है, इसकी अगर एफ बी डी बनाए हम, तो ये सी वाला की एफ बी डी क्या है, एम जी नीचे, और एक स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा ऊपर एफ एस पी। तो एफ एस पी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि स्प्रिंग ने इसको डाट रखा है, रोक रखा है, तो एफ एस पी यानी बराबर हो जाएगा एम जी के। या फिर जैसे यहाँ से अवे फ्रॉम लगेगा, जैसे टेंशन भी मान सकते हैं इसको, तो ये कुछ टेंशन इस प्रकार और ये कुछ टेंशन इस प्रकार। तो जो ये हो गया अपना सी वाला, और बी वाला क्या होगा, जैसे बी की बनाऊं तो 2m है मास, तो एक तो लगेगा डाउनवर्ड 2mg, क्योंकि mg लगता है डाउनवर्ड, और एक लगेगा टेंशन t नीचे की ओर ही, ठीक है। टेंशन t भी बोल सकते हैं या फिर स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको, स्प्रिंग फोर्स, ठीक। और इसको स्प्रिंग फोर्स ही दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेंशन हमारा आया हुआ है ना कि बार एफ एस पी, और एक लगेगा इस पे टेंशन टी ऊपर की ओर, तो इस पे एक बना देता हूँ ऊपर की ओर टेंशन टी, ठीक। और अगर ए वाले का देखें हम, तो ए वाले के ऊपर तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग जैसे ही कटेगी तो इंस्टेंट इसका जो स्प्रिंग है वो जीरो हो जाएगा, इसका फोर्स एफ एस पी जीरो हो जाएगा। तो अगर ए की बात करें हम, तो ये था अपना बी, और ये मान लेते हैं ए है यहाँ पे, तो ए पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, कौन सा, एम जी, और एक लग रहा है टेंशन टी। देखो ये है, इस पे एक तो लगेगा एम जी, और एक ये जो टेंशन है ये लगेगी, ठीक है। तो और ऊपर कुछ लगेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा जीरो। तो अगर ये वाला ए है अगर, तो ए की अगर एफ बी वो नेट फोर्स देखें, एफ इजिकल टू एफ नेट बराबर हो जाएगा अपना एम ए के। तो मान लेते हैं जो ये 2 kg और 1 kg का ये एस्केलेशन ए से डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए से एस्केलेशन से डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स देखना है एफ नेट कितना होगा, ए के केस में करें तो एम जी प्लस टी और माइनस जीरो इक्वल टू हो जाएगा एम ए।
तो m है सेम अपना, तो इसके लिए लिख रहा हूँ यहीं पे मैं। तो ये हो जाएगा अपना mg और प्लस टी और बराबर हो जाएगा अपना m और इंटू ए के। m है ये अपना m ही है, तो m और a हो जाएगा ये, तो mg प्लस टी इक्वल टू हो जाएगा m है। ये इक्वेशन एक मान लेता हूँ इसको, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी एक। और क्या है दूसरी इक्वेशन इससे निकालेंगे हम। जैसे अगर इसकी नेट फोर्स देखें हम, तो नेट फोर्स ये जा रहा है डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो 2mg और प्लस एफएसपी और माइनस टी हो जाएगा 2ma। तो इसकी देखेंगे तो एफएसपी और प्लस 2mg, एफएसपी और प्लस 2mg और माइनस का टेंशन और बराबर हो जाएगा अपना 2m इंटू ए। तो इसको दे देता हूँ 2 नंबर, इक्वेशन 2 नंबर। और जो तीसरा है ये वाला, ये हो जाएगा mg बराबर हो जाएगा एफएसपी के। तो जैसे ये है mg और एफएसपी बराबर हो जाएगा, तो एफएसपी को हम लिख सकते हैं mg के बराबर, ठीक है। तो जो ये एफएसपी है अपना, ये एफएसपी ये बराबर हो जाएगा mg के। तो ये mg की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो mg प्लस 2mg यानी 3mg, तो 3mg और माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 2ma। तो फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3mg हुआ तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो फर्स्ट और सेकंड को, तो mg और प्लस का t इक्वल टू ma। और जो ये एफएसपी है ये mg की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो mg प्लस 2mg 3mg और माइनस t, तो 3mg और माइनस का t इक्वल टू हो जाएगा 2ma। जैसे ये 2ma है तो यहाँ पे 2ma लिख दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कट जाएगा अपना, ठीक है। टेंशन से टेंशन हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा 4mg और इक्वल टू हो जाएगा 3ma। तो m से m भी मर जाएगा। तो अपना एक्सप्रेशन बताना था हमें, तो a को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे हम और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो a बराबर हो जाएगा अपना 4g और बाई 3, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो a और b है, जो a और b वो गिरेगा 4g बाई 3 से। जो एस्केलेशन a मानना है यही तो मानना है दोनों से, क्योंकि कंस्टेंट मोशन है। जिस एस्केलेशन से 2mg पड़ रहा है 2m पड़ रहा है उसी से a भी गिरेगा, ठीक है। तो जो दोनों गिरेंगे वो हो जाएगा 4g बाई 3 एस्केलेशन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपना फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन पे 2 या 3 वीडियो बनेंगे, उसके बाद अपना कंसेप्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।